नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गुजरात में भाजपा के जीतने के बाद से लगातार चर्चाएं अभी भी ताजा हैं। ताजा मामला यह है कि आम आदमी पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प देखी जा रही थी गुजरात में, उसके जीते हुए विधायक भाजपा में जाने का मन बनाते हुए दिख रहे हैं। उनमें से एक विधायक भूपत भयानी हैं, जिन्होंने कहा है कि मोदी हमारे आदर्श हैं और हमारे गर्व भी। 2 दिन पहले तक वह आम आदमी पार्टी से भाजपा में जाने को आतुर थे, लेकिन उनको जब पता चला कि जाने से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी तो उन्होंने बाहर से समर्थन दे दिया है। हालांकि इस समर्थन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस समर्थन देने से जो सवाल खड़े हुए हैं भारतीय राजनीति में, वो बड़े हुए हैं। जैसे भाजपा आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगते रहे हैं वह फिर एक बार सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर गुजरात के मामले में। एमआईएम के प्रमुख ने कहा था आम आदमी पार्टी को भाजपा का छोटा रिचार्ज। तो क्या वह छोटा रिचार्ज ही था या अलग था, या यह नेताओं की अपनी दल बदल की पद्धति है कि जहां पैसा मुनाफा दिखे वहां चले जाएं? इस बात को समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक तौर पर भी और संभावित राजनीति के तौर पर भी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दत्तेश हैं गुजरात से, वो वहीं के रहने वाले हैं, हमारे सहयोगी हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर एक किताब भी लिखी और आम आदमी पार्टी को बखूबी जानते हैं। तो सबसे पहले टिप्पणी दत्तेश आपकी कि आखिरकार वहां जो लक्षण अब जीत के बाद दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के, यह पहले भी थे या फिर ये नए हैं, बिल्कुल जीतने के बाद बदलाव है? जी, दर्शकों को नमस्कार मेरा। आम आदमी पार्टी के लक्षणों की बात करें तो पिछले कई समय से ऐसी अनेक समस्याएं देखी गई हैं कि जिससे आम आदमी पार्टी के चुने हुए लोग या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद सत्ता पक्ष में विलीन होते हैं। अभी जो ये भूपेंद्र भायानी की बात हो रही है, उन्होंने दबे तौर पर नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचना नहीं की और नरेंद्र मोदी के पक्ष में सारी बातें कहते हुए यही दिख रहा है कि वह आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर शपथ ग्रहण समारोह से पहले वह अगर चले जाते हैं तो शायद एंटी डिफेक्शन लॉ का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी टेक्निकलिटी के कारण शायद वह डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो वो भूपेंद्र भायानी है, जिनको मैं जहां तक जानता हूँ, वो पहले से ही बीजेपी के में शामिल थे और बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। तो इस स्थिति में वह अपनी मूल जगह पर जाते हैं, जिसको भाजपा घर वापसी कहती है। वह करेंगे, उसमें कोई हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि उन्होंने कोई गलत किया, क्योंकि उनका भी यह मानना है कि गुजरात की जनता ने अगर बीजेपी को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया है, तो उनके साथ रहकर ही हमारा काम करवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अबड़ासा विधानसभा के जो कांग्रेस से चुने गए थे प्रद्युमन सिंह जाडेजा, वह भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। बाय इलेक्शन हुआ था, उसमें वो बीजेपी में जीते थे। उनका भी यही कहना था कि अगर पूरे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो मैं उनके खिलाफ जाके अपने विस्तारों का कैसे काम करवा पाऊँगा? हालाँकि पिछले 3 साल में उनके वहाँ कोई खैर, ये काम बुद्धि तो पहले भी आ सकती थी, लेकिन बाद में आती है। लेकिन कच्छ में भी एक विधायक प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी से गए थे। जी। जी, मैं उसी के ऊपर आ रहा था जो यहाँ पर वसंत खेतानी करके अबड़ासा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। उन्होंने भी पूरे अपने जो कार्यकर्ता उनके साथ वो बीजेपी में जुड़े थे और बीजेपी को समर्थन घोषित किया था। हालाँकि वो नहीं जुड़ सकते, लेकिन समर्थन घोषित किया था। बावजूद इसके उनको कई वोट मिले, लेकिन वो अलग चीज़ हो गई। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। आपको पता होगा कि सूरत के कंचन जरीवाला, जिन्होंने फॉर्म वापस खींचा था, वह भी कहीं न कहीं बीजेपी के दबाव में ही खींचा था, ऐसी हमें जानकारियाँ मिल रही थी। ठीक है, उन्होंने कबूल किया, नहीं किया, वो अपने उनके ऊपर प्रेशर होगा, वो अलग चीज़ हो गई। एक चीज़ मैं और अपने दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल यहाँ नगर पंचायत के चुनाव थे, तो नगर पंचायत के चुनाव में भी मेरे जो नगर पालिका है, वहाँ पर 3 ऐसे प्रत्याशी थे जो कि आम आदमी पार्टी से उनको टिकट दिया गया था, आम आदमी पार्टी से लड़ने वाले थे, लेकिन अंततः उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया और वह 3 सीटों पर, वैसे तो कहीं पर भी आम आदमी पार्टी नहीं जीती, लेकिन भाजपा को समर्थन दिया। इसलिए
हमें यह लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा तोड़-जोड़ की राजनीति करती है, वह सुनिश्चित है, जिसके गुजरात में कई प्रमाण हैं। मैं एक चीज़ और अपने पाठकों को बताना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था, वो अपने फॉर्म भरने जा रहा था, बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था और वो उनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाने में पहुँचा रहा था और समय फॉर्म भरने का निकल गया। क्या हम इतने तो गुजरात की जनता बेवकूफ नहीं मतलब है कि अस्पताल जाने की प्रक्रिया में हृदय परिवर्तन हो गया। खैर, आइए हम आपसे ये दूसरी बार टिप्पणी लेंगे। फिलहाल गुजरात से ही अशोक कुमार को जोड़ते हैं। अशोक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, मेरी अशोक आवाज आ रही है कुमार आपको? प्रोफेसर हैं और उसके साथ साथ वह जो वहाँ की आदिवासी पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी इस बार कोई सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो भूमिका रही है वहाँ नई राजनीति की, उसने कैसे आपके हिसाब से जो मार्जिनलाइज्ड तबका था, खासकर अल्पसंख्यक आदिवासी और दलित, उसके वोटों पर अपना जो है असर दिखाया है और आपके हिसाब से शायद नुकसान किया हो? अ, देखिए, जो पहली गठबंधन आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया था वो ट्राइबल के साथ में किया था, बीटीपी के जी। साथ में किया था शुरुआती में। हम्म। और शुरुआती के दौर में आदिवासी समाज का जो प्रॉमिस किया अरविंद केजरीवाल ने, उससे काफी बहुत मैसेज गया। और जो सोशल मीडिया पे जो आदिवासी समाज के जो यंगस्टर्स और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उसमें काफी जुड़े। और धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, ये गठबंधन जो है काफी अच्छा करेगी गुजरात में, तो ये काफी दिन तक चला। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है ना, और इस स्ट्रेटेजी में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह कि उनको कहाँ कहाँ से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक था ट्राइबल इलाका, एक था कच्छ और सौराष्ट्र। तो उसी संदर्भ में भी उन्होंने वही वही चुन के, जहां शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें रिजर्व सीटें थी, वहां में वैसे ही प्रोमिनेंट लोगों को जो जुड़े हुए थे बीटीपी के साथ में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों को अपने साथ में किया। और एक और भी बैकग्राउंड में आपको मैं बात बता दूं, क्योंकि इस चुनाव में काफी जगह जाने को मौका मिला कि ट्राइबल में भी वही लोग ज्यादातर आम आदमी पार्टी में गए हैं जिनका बैकग्राउंड कभी आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और बीजेपी के ही लोग थे। ये भी एक तथ्य है काफी जगहों में। और जो ये भी आ रहा है कि जो इन्होंने जितने टिकट्स भी दिए हैं वो कांग्रेस बीजेपी में ही, जो नाराज कोई इमर्जिंग सोशल मूवमेंट के लोग उसमें नहीं थे आम आदमी पार्टी में, कि कोई विचारधारा से या कोई खास लगाव है या ये सब। तो ये सब एक फौरी परिस्थिति जन्य पॉलिटिक्स का ये है। और उसमें जो उनका पंजाब और दिल्ली सरकार का जो क्या बोलते हैं प्रभाव है, उससे भी लोग आकर्षित हुए हैं कि चलो दिल्ली में हमारा कोई काम हो जाएगा। तो ये भी एक जो बिजनेस क्लास है वो तो साथ, ठीक। खास करके जितने उन्होंने पब्लिक हियरिंग किए, पब्लिक डायलॉग किए सीटीयू में, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो वो प्रभाव तो है ही ना, क्योंकि ज्यादातर तो आदिवासी जो लोग हैं उन्हीं की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो आरएसएस बीएचपी के जो फैक्ट्रियां हैं। तो वहां से वैचारिक प्रभाव तो उन पे रहेगा। तो एक वैचारिक प्रभाव तो आदिवासी समाज के एक हिस्से में है। मतलब ये है आपके कहने का कि एक मतलब असर किया बड़े स्तर पर और इस वोट को ले गए अरविंद केजरीवाल या काटने में सफल हाँ रहे। हाँ जी। चलिए, अभिषेक, आपने इन लोगों की बातें सुनी और हम जानकारी के तहत ये भी जोड़ दें कि इससे पहले राजस्थान आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड आम आदमी पार्टी और गोवा आम आदमी पार्टी भी भाजपा में मिल चुकी है या अपने को विलय कर लिया है। सवाल ये रहेगा कि इतना विरादिराना, इतना आसान एकता कैसे बन जाती है आम आदमी पार्टी की सीधे बीजेपी के साथ,
जिसमें कि इतनी आसानी से वह चली जाती है, वह वैचारिक एकता क्या है? उस सूची में हिमाचल प्रदेश भी जोड़ लीजिए, जी। जो अच्छा, राज्यों हिमाचल भी की है। हाँ, हाँ। हिमाचल की भी आम आदमी पार्टी की इकाई रातों रात भाजपा में शामिल हो गई थी। हाँ? और इसीलिए वहां से वो लोग सारा फोकस हटा के गुजरात ले आए। देखिए, ऐसा है कि अभी का जो कंटेक्स्ट है, अभी का जो संदर्भ है, जी। उसमें तो एक बात क्लियर है कि भाजपा को आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों को भाजपा चाहिए। ठीक है, तो भाजपा खरीद रही है, खरीद फरोख्त कर रही, ये बात करने का नहीं है। सीधा मामला है कि आम आदमी पार्टी के 5 लोग 182 लोगों में अपने को अनाथ समझ रहे हैं, इसलिए वो जो है जा रहे हैं कि बिक जाएं, तो वो अपनी कीमत लगवाना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो एक्सक्यूज है उसका कि हम काम कैसे करवाएंगे, ये एक्सक्यूज दरअसल गुजरात मॉडल के गवर्नेंस की पैदाइश है। गुजरात मॉडल की जो गवर्नेंस है वो ये है कि हमारा जो आदमी है वही खाएगा खेलेगा, बाकी आदमी को खाने खेलने नहीं देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये अच्छे से कांग्रेस के भी लोग समझते हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग समझते हैं, बाकी दल भी समझते हैं। इसीलिए आमतौर पे जब आप देखते हैं कि भाजपा का राज होता है कहीं भी, किसी भी राज्य में या केंद्र में, तो बड़े आसानी से कांग्रेस या दूसरे दलों के विधायक, पार्षद या सांसद जो है वो बिक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको भाजपा काम करने नहीं देगी। 2 बातें। तीसरी बात, इसमें कहीं कोई वैचारिकी का मामला नहीं है किसी के भी इधर उधर आने जाने में। लोग भी जानते हैं इस बात को जिन्होंने वोट दिया था, और जो नेता हैं वो भी अच्छे से जानते हैं कि वो किसी विचार या सरोकार के कारण आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े थे। ठीक है, इसमें अगर इसको थोड़ा पीछे जाके लार्जर तरीके से समझना है तो आम आदमी पार्टी की पैदाइश कहां से हुई थी, कैसे अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें बीजेपी ने पैसा लगाया था और आरएसएस ने मोबिलाइजेशन किया था, इस बात को देखना होगा। और ये बात 50 बार कही जा चुकी है, पिछले 10 साल 11 साल में काफी लिखी जा चुकी है, काफी कही जा चुकी है कि आरएसएस, विवेकानंद फाउंडेशन, भाजपा, इंटेलिजेंस, इन सबका मिला जुला जो है पैदाइश आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की कोई स्टेटेड विचारधारा नहीं है, कोई घोषित विचारधारा नहीं है, मुद्दों पर कोई अलग समझदारी नहीं है, आर्थिकी पर वही लाइन है जो लाइन भाजपा की है या कांग्रेस की है। दोनों उदारवादी नीतियों में विश्वास करते हैं। ठीक है, अंतर केवल इतना है कि भाजपा थोड़ी सी आक्रामक राजनीति करती है, कांग्रेस थोड़ा माहौल बना के सहमति लेके राजनीति करती है, और आम आदमी पार्टी चीजों को थोड़ा बुनियादी चीजों में रियायत देने की राजनीति करती है। ठीक। तो 10 रुपया वो देगी तो 20 रुपया कोई और पार्टी दे सकती है, इतना सा फर्क है ना। तो पहला तो ये कि न पॉलिटिक्स के फर्क है भाजपा और आम आदमी पार्टी का, न विचार का फर्क है, और न ही काडर का फर्क है। काडर मतलब कार्यकर्ताओं का, क्योंकि जो भाजपा या कांग्रेस से असंतुष्ट लोग हैं वही आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, कोई नया आदमी भर्ती नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है खुद को लॉन्च करने का, चुनाव जीतने का, और वहां से आप उछल के फिर कहीं और जा सकते हैं। न आम आदमी पार्टी को दिक्कत है, न बाकी किसी और पार्टी को दिक्कत है। और अंततः भाजपा मतलब गंगा नहान जिसको कहते हैं, तो लोग सारे धतकर्म कर्म करके गंगा में नहा लेते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है ये, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। चलिए, तो इसका एक इनपुट लेते हैं। दत्तेश लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के उस आंदोलन के हिस्से से जुड़े रहे जब वो शुरू हुआ 2011 में। दत्तेश जी, क्या यही वजह है जिससे कितनी आसान एकता बन जाती है, और चूंकि आरएसएस के जरिए ही आम आदमी पार्टी, जैसा अभिषेक कह रहे हैं, वो जन्मी और फिर
विवेकानंद फाउंडेशन जो एक विचारधारा का उनके फाउंडेशन है आरएसएस का, उसके जरिए आगे बढ़ी। इसकी महक और इसकी स्थिति आपको भी दिखती रही और आज यही वजह है कि हिमाचल से लेकर और गुजरात तक हर जगह आम आदमी पार्टी भाजपा में विलीन हो जाना चाहती है। जी, मैं आपकी और अभिषेक जी की बातों से थोड़ा-सा सहमत इसलिए हूँ क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूँ और तब भी हमने कई बार देखा कि जो आम आदमी पार्टी की बेसिक विचारधारा थी, उससे वो थोड़ी अलग हट के जा रही थी। क्योंकि सत्ता के साथ अगर उनको रहना है, काम करना है, तो सत्ता के साथ रहना ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है क्योंकि हम आंदोलनकारी हैं, हम सत्ता के विरुद्ध ही हमेशा रहे और हमने लोगों के काम भी करवाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सहमत अभिषेक जी से और आपसे हो रहा हूँ क्योंकि जो इनके फाउंडेशन थे जिन्होंने पूरे के पूरे धरातल तैयार किया और प्लेटफॉर्म से वह पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन जो भाजपा की विचारधारा है उससे मैं थोड़ा असहमत अभिषेक जी से इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि भाजपा को ना सिर्फ जीतना है बल्कि बहुत बड़ी जीत दिखानी भी है 2024 को मद्देनजर रखते हुए। हमने पिछले बार भी चर्चा की थी कि गोवा में भाजपा को कोई कांग्रेस के विधायकों की जरूरत नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने 8 विधायक अपने में खेमे में लिए। तो वह ये दिखाता है कि भाजपा जो अभी है उसका कद अपने से भी बहुत बड़ा दिखाना चाहती है क्योंकि उनको 2024 में पूरी लोकसभा जीतनी है पूरे देश में। तो भाजपा का यह मॉडल रहेगा कि वो हर जगह से देखिए भाजपा अगर गुजरात में सरकार उनकी बहुत बड़े स्तर पर सरकार है, बहुत बड़ी जनादेश मिला हुआ है, उनको कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक जी की बात से मैं इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि वह अभी आम आदमी पार्टी के 5 जो विधायक है वह अनाथ हैं क्योंकि उनको सत्ता के साथ ही काम करना है। लेकिन जो लोगों के काम है, जो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, वह नहीं जुड़ेंगे क्योंकि जो हमने इनकी बात की नहीं, लेकिन जो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे आम आदमी पार्टी के, वो सब हाशिए पर हैं बेचारे। पूरे देश के जो आंदोलनकारी एक समय में उनके मंचों पर होते थे, वो तो अब कहीं है नहीं। हाँ, खैर, आइए जरा सा हमारे साथ अशोक जी हैं, उनसे भी एक इसी मसले पर राय लेते हैं कि क्या कोई वैचारिक इस तरह की एकता आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है जो इतनी आसानी से मेल जोल बढ़ा देती है, क्योंकि हर जगह वह बीजेपी के साथ जाके मिल जाते हैं, उनके आमतौर पर नेता चले जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि गुजरात की दृष्टि से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की जो दखल हुई है उसने क्या वाकई मुद्दों की राजनीति को गुजरात में ऊपर उठा दिया है? देखिए, शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था कि शुरू में उन्होंने जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जो सवाल उठाए वो बुनियादी सवाल थे और उससे एक विकल्प वहां से ही खड़ा हुआ और उस पे जो धुआंधार उन्होंने जो बैटिंग की और काफी पब्लिक हियरिंग की और जो बीटीपी के साथ में अलायंस किया तो लोगों को लगा कि एक मतलब कि वंचित समूहों के साथ में भी इसका अलायंस है और गुजरात की एक बड़ी संख्या 15% टोटल पॉपुलेशन का और 27 सीटों पे है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया लोगों में जो ये गठबंधन हुआ। तो ट्राइबल में भी ये मैसेज गया, नॉन ट्राइबल में भी जो प्रोग्रेसिव थॉट के लोग हैं, तो एक विचारकी में तो वो सब दिखा वहां पे। लेकिन उसका जो बेसिक विचारकी है कि एक है कि विचारधारा की सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस को रिप्रेजेंट करना और एक टुकड़े टुकड़े में उनको रिप्रेजेंट करना अपने दांव पेच के अनुसार में। जैसे बिल्किस बानो पे तो साफ ही चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले जो बिल्किस बानो के ऊपर में। मतलब ये बात फिर तो ये हुई ना कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, विचारधारा की नहीं। बिल्किस बानो पर बोलना एक विचारधारा है जी। हाँ, तो मुद्दे पे बात की लेकिन वो मुद्दे पे कहाँ टिके। बाद में जो मैदान छोड़ के भागे यहाँ से लास्ट के फेज में बीटीपी को जैसे तोड़ा उन्होंने, बीटीपी के 6-7 लोगों को तोड़ के, एक तो उसमें विधायक बन भी गए डेडियापाड़ा से, है ना। तो ऐसे लोगों को जो तोड़ा उनका पूरा कैलकुलेशन था, उनकी सर्वे टीम पूरा दिल्ली की और बाहर की जितनी भी टीम यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे वो काम कर रहे थे और हमें भी लग रहा था कि नहीं ये गठबंधन से बहुत, कांग्रेस के काफी लोग इससे उत्साहित से कि हो सकता है कांग्रेस का भी गठबंधन हो जाए। हमने तो यहाँ तक भी सुना कि ओवैसी भी आ जाएंगे, ये सब सारे गठबंधन होगा क्योंकि छोटू भाई बसावा है। तो गुजरात की राजनीति में छोटू भाई बसावा एक सबसे पुराने समाजवादी
पृष्ठभूमि से आने वाले नेता थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि एक अल्टरनेटिव महागठबंधन गुजरात में हो सकता है। जैसे ही ये भ्रम टूटा और धीरे धीरे लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी और इनका अपना भी वो जो दिल्ली का म्युनिसिपैलिटी का चुनाव बीच में घोषणा हो गया, उससे भी वो भागे, है ना, कि अब कहाँ ये करे। तो ये सब सारे कारण रहे, तो कोई नहीं, उनका अगर हम मुद्दे इस का भी विस्तार राजनीति को नहीं है। छोड़ दें अशोक जी, ये बताइए कि 2-3 फाइंडिंग्स हैं जो आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी के, ये मौका है कि उस पर बहुत साफ बात होनी चाहिए कि बीजेपी का छोटा रिचार्ज है आम आदमी पार्टी, बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, और जो गुजरात में प्रचारित कर रहे थे भाजपा के लोग, दत्तेश इससे सहमत होंगे कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दें चाहे भाजपा को वोट दें, अंततः वो जाएंगे भाजपा में ही। आप क्या इन 3 फाइंडिंग से सहमत हैं या इन 3 बातों से? छोटी नहीं, से बिल्कुल सही संक्षिप्त है, नहीं कोई असहमति नहीं है। वो तो इनका तो जैसा जेनेसिस के बारे में दत्तेश जी ने बताया और अभिषेक जी ने भी बताया कि किस तरह से इसका जेनेसिस हुआ, और वहां विचारधारा कोई मायने नहीं रखता है आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ, मुद्दे की राजनीति करते हैं, लेकिन कब मुद्दा उनके फेवर का हो जाएगा, कब मुद्दा नहीं उनके फेवर का होगा, तो वो बदल सकते हैं। पलटू राम टाइप का भी राजनीति है उनका, पलटू राम टाइप का भी राजनीति है। तो मेरे को तो यही लग रहा है कि वो कहीं से भी जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो स्वाभाविक से आरोप है, कोई इसमें बनावटी बात नहीं है। खैर, चलिए आखिरी टिप्पणी अभिषेक से लेते हैं। अभिषेक, जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, क्या भारतीय राजनीति जिस स्थिति में पहुंच चुकी है, चूंकि बहुत कोई मुद्दों की राजनीति, कोई पार्टी बहुत साफ दिखती नहीं है, वैसे में बी टीम कहना आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का, या ये कहना कि छोटा रिचार्ज है, इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं और इससे एक जनमत, एक मत बन रहे हैं। क्या ये बिल्कुल ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट में बात करना, या फिर यह मौके और मौका परस्ती की राजनीति का एक और उदाहरण? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी क्यों है, मतलब क्या है, वो तो बात का सवाल है। आम आदमी पार्टी क्यों है, ये बात हमको लगता है पहले होनी चाहिए कि इतनी पार्टियां हैं जो लंबे समय से काम कर रही हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल। 10 साल पहले पैदा हुई एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों बन गई, और 10 साल पहले जो नारा इन लोगों ने रहस्यमय नारा दिया, दिल्ली फॉर क्या केजरीवाल फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम, वो नारा तभी कैसे सच साबित हो गया? तुरंत हुआ। इन लोगों को सब कुछ पहले ही कैसे पता रहता है? ये भविष्यवाणी जो करते हैं, जैसे कि हमें अभिषेक रुकेंगे, जैसे हमें एक दांडी में मिला वोटर, उसने कहा कि 152 सीटें आने वाली हैं बीजेपी। हाँ जी। तो ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये अमित शाह जो एक परिघटना के तौर पे अमित शाह पैदा हुए कि देश भर में जी। सब छोटे छोटे अमित शाह हो गए हैं कि सब जो है बता देते हैं इतनी सीट आने वाली है और आ जाती है। और ये शुरुआत कहां से हुई? तो इसको अगर आप पीछे ले जाएंगे तो केजरीवाल फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम का नारा आया था जब पार्टी नहीं बनी थी, अन्ना आंदोलन से था। उस समय जो है ये बात चालू हुई थी और ये सही हो गई 2014 में जाकर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की जमीन रखी गई है आम आदमी पार्टी को पैदा करके। मेरी समझदारी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आने के बाद केंद्र में जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया भाजपा और आरएसएस की ओर से, वो कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ही है कांग्रेस की जगह रिप्लेस करके केंद्र में आम आदमी पार्टी को ले आना, ताकि नूरा कुश्ती चलती रहे, जनता इसको वोट दे चाहे उसको वोट दे, अंततः कमल ही खिले, और जो वास्तविक विपक्ष चाहे कितना भी परसेंट हो खालिस कांग्रेस के रूप में, वो खत्म हो जाए। तो ये कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से यानी अपने ही एक संस्करण से रिप्लेस करने की पूरी राजनीति है, और 2024 में इसका खुला खेल फर्रुखाबादी हम लोग देखेंगे। ये कहानी है। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए, धन्यवाद। और कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में कैसे
आम आदमी पार्टी, जिसे छोटा रिचार्ज कहा जाता है, वह कम से कम गुजरात में दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तयशुदा ढंग से विपक्ष को खत्म किया जाएगा और वैचारिक रूप से एकाधिपत्य भाजपा कायम कर लेगी? क्या यह एक लंबी राजनीतिक रणनीति है या भारतीय लोकतंत्र के साथ साजिश? यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद जाहिर तौर पर 2024 में बीजेपी ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि आपको कांग्रेस नीचे और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी ऊपर दिखाई देगी। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की